नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा आज करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग 40-50 अपने में संपूर्ण मुद्दे के अकॉर्डिंग हम चर्चा करने वाले। अगर आप में किसी भी प्रकार के, जैसे अगर आप मान लो कि सेंट्रल लेवल में किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो संवैधानिक विकास अच्छे से दे रखा है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें टॉपिक है। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक अच्छे से दे रखा है, विशेष तौर पे आपको नोटिस करना है इसमें से। ठीक है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, संवैधानिक विकास, महत्वपूर्ण टॉपिक। अपनी जो सीरीज रहेगी ऑल ओवर पॉलिटी के क्वेश्चन है उसमें सोल्व करवाए जाएंगे, और कंप्लीट टॉपिक है उसमें पूरा टॉपिक इसमें संपूर्ण जानकारी के साथ में क्वेश्चन को एक समाधान, एक सॉल्यूशन के साथ में करवाया जाएगा। महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाले, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएससी आरएएस वगैरह तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये आरएएस, राजस्थान भर्ती या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। फटाफट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार है, ये देखना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं जैसे बात करूं तो पहला प्रश्न अपने लिए दे रखा है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था 1935, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम अगर चर्चा करें। इसलिए भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, बिल्कुल नहीं मिली। इसमें भारत विभाजन का उल्लिखित है, भारत विभाजन 1947 के अधिनियम में था। इसके द्वारा रियासतें समाप्त नहीं हुई थी। मैं एक चीज बताऊं कि भारत, एक तो इसमें राइट तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान में इससे हमने संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली, प्रशासनिक ढांचा, गवर्नर जो होता है उसके द्वारा मान लो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, वो वर्तमान में हमारे गवर्नर और राष्ट्रपति को प्राप्त है, वो हमने इस से लिया। राज्यपाल का जो कार्यालय है वो लिया, आपातकालीन उपबंध है लिया, न्यायिक प्रणाली है, न्यायपालिका है, ये प्रावधान है 1935 के अधिनियम से हमने लिए थे। ठीक है, और दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की मैं एक चीज बता दूं, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत, और स्थापना कब हुई थी तो 1937 में हुई थी, दिल्ली में, ध्यान रखना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोरिस गवियर को बनाया गया था, याद रखना ये चीज। और अंतिम हीरालाल जे कानिया संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया थे। तो 1935 का इसमें किसी में उल्लेखित नहीं है, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी पार्लियामेंट सुधार 1909 में आया था, इसमें नहीं था, 1919 में नहीं था, 47 में नहीं था। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा इसमें। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया था, इसके तहत हमने एक तो देखो संघ सूची बनाई थी, एक हमने प्रांतीय सूची बनाई थी, और तीसरी सूची जिसका नाम हमने रखा था संवर्ती सूची। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन इस आधार पर कर दिया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के आधार पर। संघ सूची में हमने विषय रखे थे 59, प्रांत में हमने विषय रखे थे 54, और संवर्ती सूची में विषय रखे थे 36। इसके अलावा जो अवशिष्ट विषयों की शक्तियां थी ना, वो गवर्नर के पास में थी, ध्यान रखना। ठीक है, ये तीन शक्तियों में इसमें विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, यानी एक भारत का महासंघ होगा जिसमें एक चीज नोट करना, जिसमें होंगे क्या, एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतें शामिल होगी, ब्रिटिश भारतीय प्रांतें, जिसमें 11 प्रांतें थी, और प्लस देशी रियासतें, इसमें देशी रियासतें शामिल होगी। इनको मिलाकर एक चीज हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन की शुरुआत इसमें की गई थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत।
1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? कौन सी विशेषता या विशेषताएं, ये चीज नोट करते हैं। देखो, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल थी। द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था और 1935 के तहत उसको केंद्र में लागू कर दिया गया। तो ये पहला कथन सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, ये मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है, ये 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत शामिल की। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत होगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, प्रांतों को विधायी शक्तियां वो बिल्कुल दी गई थी और इसी एक्ट के तहत प्रदान की गई थी। इसी एक्ट के तहत याद रखना आपको शक्तियां हैं जैसे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय प्रदान किए गए थे। तो इसमें पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप ब्रह्मा भारत से अलग हुआ? याद रखना 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 के तहत। एक चीज बताऊं, भारत शासन अधिनियम 1935 के ये लागू हुआ था जुलाई 1936 में। प्रावधान याद रखना 1937 में एक तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी दिल्ली में। एक ब्रह्मा जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, भारत से 1937 में अलग हुआ था, इसी के तहत हुआ था। और इसी एक्ट के तहत एक चीज नोट करना कि हमारे जो अदालत जैसे मैं बात करूं तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसी एक्ट में शामिल किया गया। हालांकि आरबीआई है ना, आरबीआई है, एक्ट आया था 1934 में, उसके तहत स्थापित हुआ था, लेकिन इसी एक्ट में इसको सम्मिलित कर लिया गया था। और इसी के तहत 1937 में क्या होते हैं? प्रांतों में चुनाव भी हुए थे। प्रांतों में चुनाव भी इसी अधिनियम के तहत हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? कौन सा है जो भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? क्योंकि देश के लिए लिखित संविधान, देश के लिए लिखित संविधान है 1935 नहीं, ये अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। एक तो ये मान लो कि गलत पूछा है तो गलत हो गया। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार, एक संघ योजना का विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समावेशित करना, विधानमंडल में सरकारी सदस्यों को शामिल करना भी इसमें शामिल था। कौन सा अगस्त यानी निम्नलिखित में से अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं? अब देखो, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो मान में एक चीज थोड़ी सी बता दूं, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, अंतरिम सरकार का एक तो सवाल बनता है कि गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 24 अगस्त 1946 को। ठीक है। इसकी जो शपथ हुई थी वो शपथ कब हुई थी? तो शपथ इसकी हुई थी 2 सितंबर 1946 को। और यहां से मैं बता दूं तो इसका जो पुनर्गठन और हुआ था, पुनर्गठन हुआ था अक्टूबर 1946 में। मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं था, बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुआ था। इसमें देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजगोपाल चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी थे, जगजीवन राम थे। थोड़ी सी मैं लिस्ट लेकर आया हूं आपके लिए यहाँ से, आगे मैं बात करूंगी इसमें से कौन से शामिल थे, उसके अकॉर्डिंग आगे लिस्ट में लेकर आए, मान लो किसको कौन सा पद दिया गया था। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेट एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। यानी भारत में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और याद रखना, सर एलिजा है एम्पे, एम्पे या इम्पे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल थे। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। विधायिका को द्विसदनात्मक कब बनाया गया? तो याद रखना 1919 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम आया था 1919 के तहत। और जो विधायिका थी उसके 2 सदन बना दिए गए। एक का तो याद रखना है राज्य परिषद नाम किया गया था,
और दूसरा सदन बनाया था, उसका याद रखना है आपको, केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे और राज्य परिषद में 60 सदस्यों की बनाई गई थी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? तो भारत परिषद है 1892। इस पर कांग्रेस का थोड़ा प्रभाव था, बजट और सार्वजनिक मुद्दों पर है भारतीय बहस कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखना पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक जो प्रश्न है, उन पूरक प्रश्नों पर अनुमति नहीं दी गई थी। किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः और पूर्णतः समाप्त कर दिया था? दो अधिनियम जिसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहले तो अंशतः समाप्त किया था और उसके बाद में पूर्णतः समाप्त किया था। तो देखो 1813 में याद रखना है, अंशतः समाप्त किया था और पूर्णतः कब समाप्त कर दिया व्यापारिक एकाधिकार? 1833। ये चार्टर अधिनियम है। इसमें देखो 18 एक तो याद रखना 1813 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, अंशतः का मतलब चीन के साथ में चाय और अफीम का व्यापार जारी रखा था, ठीक है। और 33 में आते हुए पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, कोई व्यापार का एकाधिकार नहीं, सिर्फ राजनीति करना ही उनका उद्देश्य रहा था। 1813 में याद रखना है, जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी ना, प्राचीन शिक्षा पर सालाना यानी वर्ष वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च करने के विचार इसमें दिए गए थे। और इस एक्ट की महत्वपूर्ण बात याद रखना है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना। क्योंकि एक साइड सूची दी गई है और दूसरी साइड जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बहुत इजी चीजें दे रखी है। और इसमें देखो सूची में मिलान वाला चैप्टर है वो लास्ट में लेकर आया हूं इसमें, ठीक है। जैसे मान लो कि कौन सा सही बैठ रहा है, ठीक है। देखो पहले में नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स भारतीय यानी पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना, उसके तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता हो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत 1773 एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इंग्लिश मिशनरिया जो थी उनको भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान कब की गई थी? तो ये अनुमति प्रदान की चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है। किस एक्ट के माध्यम से? चार्टर एक्ट के माध्यम से। और ये चार्टर एक्ट था 1813। देखो इसमें एक तो देखो इंग्लिश ईसाइयों को प्रचार करने की अनुमति दी गई थी और दूसरा पॉइंट यहां से याद रखना 1 लाख रुपए प्राचीन शिक्षा पर खर्च करने की अनुमति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यानी गवर्नर जनरल के सदस्य ने विधि सदस्य की नियुक्ति, यहां से विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड मेकाले की, और किसके तहत? 1833 के एक्ट के तहत, लॉर्ड मेकाले, ठीक है। ये पॉइंट नोट करना। तो इसमें देखो हो जाएगा अपने 2 1 3 4, 2 1 3 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? प्रथम विधि आयोग बना था लॉर्ड मेकाले के अध्यक्षता में, अभी पिछले प्रश्न में हमने बात की थी। 1833 का अधिनियम था ना, उसके तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? किस अधिनियम से प्रेरित है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 1935 के अधिनियम से, यानी भारतीय संविधान में शामिल है, याद रखना। वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1935 के अधिनियम में, ये बात इंक्लूड थी। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम से शुरू की? यानी सरकारी सेवा, सिविल सेवाओं में जो मान लो कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनको खुले तौर पर करवाने की और फॉर्म भरने की प्रक्रिया के माध्यम से भरने की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा यानी खुली भर्ती होगी, परीक्षा होगी, उसके माध्यम से भरे जाएंगे। किस एक्ट में यह शामिल हुई बात है, ये याद रखना आपको। 1853 का एक्ट आया था, उसके तहत शामिल की गई थी और लॉर्ड मेकाले इस समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना।
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मान लो कि किस अधिनियम से माना जाता है, तो ये हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुई थी 1813, 33, 53, 1892 भारत परिषद अधिनियम आया था, उसके तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखो, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी प्रथम विधि सदस्य थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये मैं बता दूं 1909 का जो अधिनियम है भारत शासन मार्ले मिंटो सुधार, उसके तहत विधि सदस्य भारतीय था जो शामिल हुआ था। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक है। द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनेल कर्टिस। कर्टिस को याद रखना है कि तो द्वैध शासन के जनक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन समझौता या बाल्कन प्लान है वो 1947 भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था उससे संबंधित है, और यह आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह अधिनियम किस पर आधारित था? ये माउंटबेटन योजना पर आधारित था। माउंटबेटन योजना को आधिकारिक तौर पे मैं बात करूं तो उसको एक प्रारूप देने के लिए अधिनियम लाया गया था। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सीमा आयोग लॉरेंस पैथिक इसमें देखो, सीमा यानी भारत और पाकिस्तान या जिस पर भारत की सीमाएं ना, तो हम बोलते हैं ना रेड क्लिप रेखाएं, तो रेड क्लिप ने की थी, ध्यान रखना। अध्यक्ष बना था सीमा आयोग का, और उसकी अध्यक्षता में ये सीमाओं का निर्धारण हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? यानी मैं शुरुआत में बात कर ली थी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो अवशिष्ट विषय थे वो गवर्नर जनरल को सौंपे गए थे। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी अंशतः एकाधिकार व्यापार पर रखा था 1813 का अधिनियम, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1813। पूर्णतः 1833 में समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया था? बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया था 1860 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आया था 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, 73 की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। 1946 में कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आए थे उसमें 3 सदस्य थे। देखो, एक तो अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये पूर्ण 3 सदस्य इसमें शामिल थे। ये नेवी मंत्री थे, ध्यान रखना। ये उस समय भारत सचिव थे। ठीक है, और पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष बनकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। अंतरिम सरकार में 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। कौन सा सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? सीधी सी बात है कि इसमें जोगेंद्र मंडल बिल्कुल अच्छा मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था। जोगेंद्र नाथ मंडल थे इसमें, गजाफर अली खान भी थे, लियाकत अली खान भी थे, रफी अहमद किदवई नहीं थे, ध्यान रखें। ये कांग्रेस से थे। देखो, इस स्वतंत्रता से पहले जो गठित अंतरिम सरकार थी उसके मंत्रिमंडल है, ध्यान देना एक बार। एक तो देखो क्रम संख्या कोई बात नहीं, पंडित नेहरू इसमें राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के मंत्रालय इनको दिया गया था। सरदार पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह, बल किस में होता है? तो रक्षा में होता है, तो रक्षा विभाग इनको दिया गया था।
जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय विभाग इनको दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग, CH भाभा कार्य खनन और ऊर्जा विभाग, ऊर्जा याद रखना, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था, और आसफ अली को रेलवे और परिवहन विभाग, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला विभाग। अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई थी। इसमें आई सुंदरीगर को वाणिज्य विभाग, लियाकत अली को वित्त विभाग, अब्दुल रब निस्तार को डाक और वायु विभाग, गजाफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग, और जोगेंद्र मंडल को कौन सा विभाग मिला था? इसमें विधि विभाग मिला था। इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थे। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद में इसका पुनर्गठन हुआ था अंतरिम सरकार का, तब शिक्षा विभाग किसको सौंपा गया था? तो याद रखना, भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें स्वतंत्र भारत का 1947 में प्रथम मंत्रिमंडल बना था, उसमें किसको क्या मिला? नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाए गए, विज्ञान शोध, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इनको दिए गए। सरदार पटेल को गृह, सूचना प्रसारण और राज्य के मामले दिए गए थे। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग, और जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन, RK षणमुख चेट्टी को वित्त विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग, बलदेव सिंह को रक्षा, BR अम्बेडकर कानून विभाग या विधि विभाग, राजकुमारी अमृता कौर भारत स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ध्यान रखना, और पहले कानून मंत्री अम्बेडकर थे। ठीक है, पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ठीक है, रफी अहमद किदवई संचार विभाग थे के पास, CH भाभा को वाणिज्य विभाग दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपूर्ति और उद्योग विभाग दिया था, और गोडगिल कार्य खनन और ऊर्जा विभाग इनमें दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित? तो 1935 में राज्यों से प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में शामिल कर लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं है? कौन सा है जो 1773 में रेगुलेटिंग जो है तो उपबंध नहीं? शायद इसके उपभाग भी होने चाहिए। कौन सा नहीं पूछा है, ध्यान रखना। इसने कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की, बिल्कुल कंपनी पर सरकार की या संसद की सत्ता शुरू हो गई। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की परिषद में नीत हो गई। एक गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य शामिल कर लिए गए। इससे योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गवर्नर जनरल निर्णायक मत निहित किया गया था, यानी 5 सदस्य थे, बहुमत के आधार पर फैसला करना था। अगर मान लो कि 2-2 का मामला आ जाए तो गवर्नर जनरल जिस साइड मत देगा वही फैसला होगा। कम कर दी सकती है गवर्नर की। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं के प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य कर रही थी? किस उपबंधों के अधीन कर रही थी? उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार हमारा शासन चल रहा था, संविधान लागू होने से पहले तक। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन आपको चुनना है और देखना है इसमें। अच्छा, इसमें ये ऑप्शन आएगा अपने लिए, कौन सा सही है। ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की। कंपनी से, बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन डायरेक्ट किसके पास चला गया था? ब्रिटिश सरकार के पास। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्येक शासन के अधीन ही अधिनियम पारित किया था। बिल्कुल सही बात है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांतों की आधारित या अधिशासित था। तीनों कथन सही है। तो इसमें कथन सही क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन आपको चुनना है, इसमें से कौन सा सही। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। बिल्कुल सही बात है।
सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उसके कार्यों को अनन्य रूप से विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। ये भी सही है, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी, बिल्कुल थी, ये गलत बात हो गई। तो कथन 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। कथन एक, केवल 1 और 2 से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहले बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया था? किस अधिनियम के तहत? तो 1861 भारत परिषद अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रारंभ किया था। 1900 ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था? तो ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। निर्देश, निम्नलिखित में से प्रश्न में 2 कथन है, कथन 1 तथा कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्ण परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर दीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है, हुआ था केंद्र में। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी, यानी इस प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें पूछा कि कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। सही तो दोनों ही है, दोनों कथन अलग अलग सही है। कथन 1 2 और 2 1, कथन 2 1 कथन का 1 का सही स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण नहीं है 2 1 का। दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा कथन है पहले को बिल्कुल भी परिभाषा नहीं है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन है बातें दोनों ही सही। ये महत्वपूर्ण अपने लगभग 39 क्वेश्चन थे जो संवैधानिक विकास से संबंधित सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के अकॉर्डिंग चर्चा रहेगी। अपने जिस भी आप तैयारी कर रहे हो कमेंट में जरूर लिख दिए कि हमें इस क्लास कैसी लगी, और दूसरी बात ये भी कमेंट कर दीजिए आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यूपीएससी, आरएस, इनसे संबंधित एग्जाम जितने भी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले क्लास। रेगुलर ये क्वेश्चनों की सीरीज है, भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन लगातार आपके लिए मैं इसी प्रकार से लेकर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।